जादूगर ये देखकर अचंभित रह गया कि शूरवीर के जादू ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, वह एक मांसपेशी भी हिलाने में असमर्थ था। क्या यह आपको जाना पहचाना सा लगता है? हाँ, यह उस समय का बदला है। बोलते समय नाइट ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि तीसरे स्तर के जीव को फंसाना उतना आसान नहीं था जितना उसने अपने भाषण में दिखाया था। हालांकि जादूगर को इसकी चिंता नहीं थी, उसकी चिंता अभी भी अवनी को लेकर थी, जिसने आखिरकार उस मंत्र को पूरा कर लिया था जो उसे लड़ाई में पूरी तरह से भाग लेने से रोक रहा था। लेस देन उत्परिवर्तित स्तर का मंत्र पृथ्वी और जल भाला ग्रेटर देन। जैसे ही पृथ्वी का भाला उसकी ओर तेजी से बढ़ा, जादूगर को अपने शरीर के हर अंग में खतरे का एहसास हुआ, फिर भी वह जम गया, एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ। novelfire.com के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। जल सर्प के चारों ओर लिपटे होने के कारण तेजी से घूमता हुआ पृथ्वी का भाला अपने लक्ष्य तक पहुंचा और ओर्क जादूगर के हृदय को भेदते हुए उसे तुरंत मार डाला। जैसे ही जादूगर की जान तेजी से और साफ सुथरे तरीके से ली गई, नाइट ने एक गहरी आह भरी और जमीन पर गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से सारी ताकत खत्म हो रही है। ओक के जंगल में प्रवेश करते ही उसे इतने तत्काल खतरे का अंदाजा नहीं था। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे कौन कौन सी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमें यहाँ 5 दिन रुकना पड़ेगा। ये स्पष्ट है कि वे हमें मारना चाहते हैं। नाइट ने जमीन पर लेटकर विरोध जताया। गॉर्डन कबीले के अन्य 4 सदस्यों ने सिर हिलाकर उनकी बात से पूरी तरह सहमति जताई कि उन्हें रसातल लोक में क्यों धकेला गया था। कोई बात नहीं, मुझे बस इतना पता है कि हम यहाँ नहीं मरेंगे, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर निकलेंगे। भाई, मुझसे यह मत कहो कि तुम्हें आरव पर भरोसा नहीं है। वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक उसे पूरा यकीन न हो। आर्थर ने अपने गोलेम को वापस बुलाते हुए कहा। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी और उन्होंने जल्दी से अपने थके हुए शरीर को युद्ध की मुद्रा में तैयार कर लिया। अगर ओर्क के जंगल ने उन्हें कुछ सिखाया था तो वह ये था कि छुपकर किए जाने वाले हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है तो उन्होंने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। फिर भी उन्होंने अपने हथियार तब तक थामे रखे जब तक कि उन्होंने आरव को लीजन और टाइटन दोनों के साथ उनकी ओर आते हुए नहीं देखा। अरे, बॉस आ गए हैं। अविनाश ने अपनी तलवार और कृपान को सावधानीपूर्वक म्यान में वापस रखते हुए, उन्हें ठीक से ढकने का ध्यान रखते हुए, नाइट ने बीच में दखल दिया। आखिर तुमने एक ओर्क जादूगर को कैसे हरा दिया? यह एक ऐसा जीव है जो हाल ही में पदोन्नत हुए 4थे स्तर के जादूगर से मुकाबला कर सकता है, जेम्स ने अविश्वास से कहा। अन्य जादूगरों के चेहरों के भावों से पता चलता था कि वे भी गॉर्डन कबीले के लोगों की उपलब्धि से समान रूप से आश्चर्यचकित थे। अच्छा लड़कों, बात सीधी सी है, हमने मिलकर काम करके उसे हरा दिया, साफ तौर पर, आर्थर ने टिप्पणी करने से खुद को रोकते हुए कहा। हालांकि जेम्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यह असंभव है। अगर शमनों को दूसरे दर्जे के जादूगरों के एक समूह द्वारा हराया जा सकता है तो शमन इतने खूंखार क्यों होंगे? जेम्स के साथियों में से एक ने सवाल किया। आर्थर ने बस कंधे उचका दिए। वह इस तथ्य से बेहतर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि वे स्वयं ही जादूगर को हराने में कामयाब रहे थे। जेम्स और उसके जादूगरों के समूह के लिए इस खुलासे को पचाना बहुत मुश्किल था। वे हमेशा से गॉर्डन के समूह को उनके क्षेत्र के कारण नीचा समझते थे, लेकिन अब उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि जिन जादूगरों को उन्होंने कम आंका था, उन्होंने असंभव लगने वाले काम को कर दिखाया था। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से उसकी छाती से शक्ति पत्थर निकालो और देखो कि क्या उसने कुछ और दिलचस्प प्रकट किया है। आरव ने उत्सुकता से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए सुझाव दिया। हालांकि जब साहसी समूह के सदस्यों ने उसकी मुस्कान देखी तो वे उसे कुछ हद तक भयावह मानने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, आरव, इस तरह कम मुस्कुराने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करना बंद नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी हंसी के आधार पर ही तुम्हें अपराधी समझ सकते हैं, अवनी ने शिकायत की। तो क्या हुआ? वैसे भी हमारे साथ पहले से ही अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी स्थिति को पूरी तरह समझ पा रही हो, अवनी। वे हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो फिर बुरे आदमी की भूमिका निभाने में क्या बुराई है? जैसे ही आर्थर अपनी बात जारी रखने ही वाला था, तभी उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार हुआ और उसकी बात अधूरी रह गई। और वे सब मुड़कर देखने लगे तो आर्थर जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसकी निगाहें आरव से मिलीं, मानो वह चुपचाप सुरक्षा की गुहार लगा रहा हो। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ। न केवल आरव, बल्कि गॉर्डन परिवार के हर सदस्य ने आर्थर से नजरें फेर लीं और उससे नजरें मिलाने से बचते रहे।
वे हस्तक्षेप करने या अवनी को नाराज करने के लिए तैयार नहीं थे। गॉर्डन परिवार में एक अलिखित नियम था, एक ऐसा नियम जिसका पालन लगभग हर कोई करता था लेकिन जिसके बारे में कभी बात नहीं करता था। इसका मतलब था कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करना और जब तक बेहद जरूरी न हो उन्हें कभी नुकसान न पहुंचाना। और जब गॉर्डन परिवार की किसी महिला से बहस करने की बात आती थी तो हमेशा बुरी तरह हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए समूह के बाकी लोग ऐसे व्यवहार करते थे मानो उन्हें हाथ दिखाए ही न दे। वही एकमात्र मूर्ख था जो लगातार अवनी से झगड़ा करने की कोशिश करता रहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच एक अन्य शहर में प्रशिक्षक तरुण एक अंतरिक्ष कक्ष से बाहर निकल रहे थे जो उन्हें सीधे लातविया शहर ले गया था। उसने आसपास की सुगंध को महसूस करने के लिए कुछ क्षण लिए, फिर झुककर अपने हाथों से धरती को स्पर्श किया। वातावरण को महसूस करते हुए उनकी आंखें बंद हो गईं और अकादमी में मौजूद अपने नए शिष्यों के लिए उन्हें अत्यधिक चिंता होने लगी। मुझे टायसन से संपर्क करके उन्हें निगरानी में रखने के लिए कहना चाहिए था। नहीं, मुझे इस मामले में आरव पर भरोसा करना होगा। मुझे यकीन है कि वह आगे आएगा, मुझे बस विश्वास रखने की जरूरत है। तरुण मन ही मन सोचने लगा, अपने विचारों में खो गया और यह भूल गया कि वह कहाँ है। क्या एक प्रशिक्षक, सिर्फ एक प्रशिक्षक, कोई महान प्रशिक्षक नहीं। वे एक टियर 7 मैच को क्यों भेजेंगे? अगर हमें सिर्फ एक टियर 7 मैच ही चाहिए होता तो उनकी सहायता मांगने का कोई कारण ही नहीं होता। हमारे पास पहले से ही कई सक्षम टियर 7 मैच हैं। अगर वे एक टियर 7 मैच भेजते भी हैं तो सिर्फ एक ही क्यों? क्या वॉर गॉड मैच अकादमी हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ा, उसके शब्द क्रोध और घृणा से भरे हुए थे। तरुण उनकी अभद्र टिप्पणी से एकदम चौंककर जाग गया और उन्हें घूरकर देखने लगा, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या उनके रास्ते पहले कभी आपस में टकराए थे जिसके कारण ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां करने की जरूरत पड़ी हो। ऐसा लगता है कि मुझे याद करने में मुश्किल हो रही है कि मैंने इससे पहले आपके खिलाफ कोई अपराध किया हो। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, अकादमी के बारे में बुरा बोलने का आपको अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। तरुण ने गुस्से से भड़कते हुए पलटवार किया। हालांकि इससे पहले कि उनका गुस्सा और बढ़ पाता, कोई तुरंत उनके बीच आ गया और शारीरिक टकराव को रोक दिया। अरे, यहाँ अनावश्यक हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षक वाल्टर रहस्यमय तरीके से उनके बीच प्रकट हुए और बोले। उन्होंने स्थिति को शांत करने और उन्हें एक दूसरे को फाड़ खाने से रोकने के अपने प्रयास को दर्शाने के लिए दोनों पुरुषों की छाती पर हाथ रखे। मुझे आपको सूचित करना होगा कि वह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध धरती के पुत्र हैं। वाल्टर ने उस अधेड़ उम्र के जादूगर को ये बात बताई जिसने अकादमी द्वारा केवल 7वें स्तर के जादूगर को भेजने पर नाराजगी व्यक्त की थी। और वह कौन हो सकता है? अधेड़ उम्र के जादूगर ने पूछा। हम सम्मानित उच्च पदस्थ जादूगर तरुण का सहर्ष स्वागत करते हैं। युद्ध देवता जादूगर अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली पृथ्वी जादूगर का हमारे बीच होना हमारे लिए सम्मान की बात है। सिटी मेज समूह के एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए वाल्टर को तरुण की उपलब्धियों को गिनाने के काम से बचा लिया ताकि संशयी मेज को आश्वस्त किया जा सके। तुरंत ही उस जादूगर के चेहरे के भाव बदल गए जिसने शुरू में तरुण की उपस्थिति के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई की थी। मैंने पहले जो भी ठेस पहुंचाए हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने हताशा में आकर ऐसा किया क्योंकि मुझे केवल शहर की भलाई की चिंता है। मेरा नाम मेज है, मैं भी एक पृथ्वी जादूगरनी हूँ। मैंने आपके प्रभावशाली कारनामों के बारे में सुना है और आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले ही फैली हुई है। मेज ने सुलह के संकेत के रूप में हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तरुण ने केवल उपहास किया और वाल्टर और वॉर गॉड मेज अकादमी के बाकी सदस्यों के साथ पीछे पीछे चला गया। तरुण के नेतृत्व में सहायता प्रदान करने के लिए शहर में आए उनके समूह पर अब शहर का नियंत्रण नहीं रहेगा। तरुण के व्यवहार पर मेज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता था क्योंकि संघर्ष की शुरुआत उसी ने की थी। ये सब क्या चल रहा है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहर के जादूगर आपस में बंटे हुए हैं और उतने एकजुट नहीं हैं जितने उन्हें होना चाहिए। आपको पता है ना कि अगर यह सिलसिला कल तक, जब रक्तचंद्र दिखाई देगा, जारी रहा तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तरुण ने अपनी चिंता व्यक्त की। तरुण, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन फिलहाल हमारे सामने एक गंभीर स्थिति है, वाल्टर ने जवाब दिया, जिससे तरुण ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अकादमी द्वारा भेजे गए अन्य छठे स्तर के जादूगरों पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि वे वाल्टर के कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे थे, जो उनके चेहरों पर दिख रहे आश्चर्य से स्पष्ट था।
आप सब अब जा सकते हैं, मुझे और प्रशिक्षक वाल्टर को निजी तौर पर बात करनी है। novelfire.com पर नए रोमांचक किस्से पढ़ें। तरुण ने वाल्टर की झिझक को भांपते हुए और यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ बताया नहीं जा रहा है, उनकी बात को खारिज कर दिया। मुझे अभी बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तरुण ने विनती की। दीवारों के भी कान होते हैं। तरुण की उलझन को भांपते हुए वाल्टर ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया। तरुण ने सिर हिलाया और अपनी माना शक्ति को जमीन में धकेल दिया, जिससे उनके आसपास हल्की कंपन उत्पन्न हुई। मैंने गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित किया है, अब कोई भी सुन नहीं सकता, सिवाय एक 9वें स्तर के जादूगर के। वाल्टर घबराकर हंस पड़ा। अगर मुझे जरा भी शक होता कि जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें किसी टियर 9 अधिकारी का हाथ है, तो आपको ये बात पता भी नहीं चलती। आरव और उसके दल ने न केवल ओर्क जादूगर के शव से एक तृतीय श्रेणी का शक्ति पत्थर निकाला, बल्कि एक और विशिष्ट पत्थर भी मिला जिसकी वे पहचान नहीं कर सके। जब जंगली साहसी समूह के सदस्यों ने इस अज्ञात विशेष पत्थर को देखा, तो उनके चेहरे लालच से विकृत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे केल्विन पर झपटने और उसके हाथ से पत्थर छीनने से खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हों। अरे, इससे इधर दो, आरव ने केल्विन से कहा, जिसने कुशलतापूर्वक ओर्क जादूगर के हृदय से पत्थरों को तराशा था। इससे वाइल्ड ग्रुप के साहसी लोगों का लालच कुछ हद तक कम हो गया, हालांकि अनिच्छा से ही सही। हालांकि वे इस बात से अवगत थे कि अकादमी को विशेष पत्थरों में रुचि थी, यहां तक कि उन पत्थरों में भी जिनसे उनका कोई लगाव नहीं था। वे जानते थे कि अकादमी के वंशज इस तरह के पत्थरों को प्राप्त करने के लिए मोटी रकम चुकाने को तैयार थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि पत्थर किसके पास है, तो वे समझ गए कि अगर उन्होंने अपने लालच पर अमल किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डिंग, गुरुत्वाकर्षण विशेष क्षमता वाला पत्थर पाया गया, अवशोषित करे हाँकना। आरव उस सूचना को देखकर अचंभित रह गया जो पावर स्टोन के संपर्क में आते ही उसकी स्क्रीन पर दिखाई दी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह किसी अन्य तत्व को आत्मसात कर सकता है या कोई विशेष क्षमता प्राप्त कर सकता है। पिछली बार जब उसे सौभाग्य से वायु तत्व का एक गुण शक्ति पत्थर मिला, तो उसने उसे छुआ तक नहीं और ब्रानलैंड को ही रखने दिया, क्योंकि वायु तत्व के साथ संबंध न होने के कारण आरव के लिए वह पत्थर किसी काम का नहीं था। इस समय आरव सिस्टम स्पिरिट गोलेम को बुलाकर उससे वे सवाल पूछने के लिए बेचैन था जो उसे परेशान कर रहे थे। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास अजनबी लोग हैं, तो उसने खुद को संयमित कर लिया। हालांकि वह अपने सिस्टम के मामले में अपने परिवार के सदस्यों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था, लेकिन वे जानते थे कि सिस्टम स्पिरिट गोलेम, जिसे उन्होंने सेज नाम दिया था, अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। अगर आप सभी ने यहाँ अपने काम पूरे कर लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जल्दी करनी होगी ताकि जब तक हम अपनी माना शक्ति वापस न पा लें, तब तक ऑक या राक्षसी जानवरों के अन्य समूहों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके, जेम्स ने कहा। और यह सब कैसे होगा? अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बस उत्सुक हूं, अवनी ने लगभग तुरंत ही पूछा। खैर, खून की गंध राक्षसी जानवरों को आकर्षित करती है, जिससे वे मृत प्राणियों को खाने के लिए खींचे चले आते हैं। ये शक्तिशाली ओर्क्स के लिए अपने वंशजों या भाई बहनों का पता लगाने का भी एक तरीका है, यह मानते हुए कि ओर्क्स के इस समूह में, जिन्हें हमने अभी अभी मारा है, अभी भी कोई शक्तिशाली परिवार का सदस्य बचा होगा। जेम्स ने बताया कि उसने गौर किया कि गॉर्डन के साहसी समूह में रसद और बौद्धिक कार्यों की जिम्मेदारी अवनी के कंधों पर थी। अवनी ने स्पष्टीकरण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसके बाद आरव ने जल्दी से अपने सभी युद्ध पुरस्कारों को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रख लिया। हालांकि वे टियर 3 पावर स्टोन का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें साधना के लिए टियर 2 पावर स्टोन का उपयोग करने से कोई नहीं रोक रहा था। और आरव के गोलेम पहले ही उनमें से काफी को हरा चुके थे, और उनकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से उसी स्तर की नहीं थी। आरव के पास मौजूद हर गोलेम सिस्टम द्वारा प्रदत्त अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ उपकरणों, विशेष क्षमताओं और हथियार दक्षता के कारण नव पदोन्नत टियर 3 जीव का डटकर मुकाबला करने में सक्षम था। इन गुणों के कारण ही वे बेहद भयावह थे। इसके अलावा कप्तान के पद पर होने के कारण उनकी इंद्रियां और बुद्धि बढ़ गई थी, जिससे वे आरव से प्रत्येक विशिष्ट कार्रवाई के लिए आदेश प्राप्त किए बिना ही युद्ध संबंधी निर्णय ले सकते थे। उनके लिए टियर 2 ओर्क्स, जिन्हें मानव जादूगर बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, अनुभव अंकों के एक छोटे से ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनकी संख्या अधिक थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक ओर्क्स उनके मजबूत कवच और अद्वितीय मौलिक शरीर को भेद नहीं पाते थे, तब तक वे गोलेमों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ओर्क्स असहाय होकर मारे जाने का इंतजार कर रहे थे, जैसे बैठे बैठे शिकार बन जाते हैं।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओर्क्स के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के बाद गॉर्डन कबीले के सदस्य महज दर्शक होने से सक्रिय भागीदार बन गए। जब भी उनका सामना ऑर्क के किसी दूसरे समूह से होता तो वे ये सुनिश्चित करते कि वे साहसी लोगों के उस जंगली समूह के साथ युद्ध में शामिल हों। चूंकि उन्हें फिर कभी ऑर्क उपकप्तान इकाई जैसे किसी बड़े समूह का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए आरव ने अपनी पूरी टुकड़ी को बुलाने की जहमत नहीं उठाई और केवल टाइटन को ही अपने साथ रखा, जो उसका सबसे भरोसेमंद कवच था। दूसरी ओर लेगियन ने गॉर्डन कबीले के लोगों को रास्ते में मिलने वाले किसी भी भटकते हुए ऑर्क को मारने में सहायता की। उनकी मदद के बिना गॉर्डन कबीले के लोगों को शिकार के मामले में जंगली साहसी समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करने में काफी संघर्ष करना पड़ता। आखिरकार उनके नेता जेम्स को छोड़कर वे सभी तीसरे स्तर के जादूगर थे। हालांकि गॉर्डन कबीले के लोग सहयोग करने में कुशल थे, लेकिन वे केवल 2-3 जीवों को घेरने और जीत हासिल करने में ही आश्वस्त थे। यदि संख्या इससे अधिक हो जाती तो उनके घायल होने का खतरा था। हालांकि लीजन के उनके साथ जुड़ने से उनके लिए एक साथ 5-3 जीवों को रोकना आसान हो गया। ये सब उसकी घातक लेजर भाले और तेज भाले की तकनीकों के कारण संभव हुआ। लेगियन ने तेजी से अपने दुश्मनों को घेर लिया और किसी भी खतरे को तुरंत खत्म कर दिया। यहां तक कि आरव भी उनकी चौड़ी मुस्कान को देखकर समझ गया था कि उस साहसी समूह में कुछ अलग बात थी। आखिर आप लोग हैं कौन? novelfire.com पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें। जेम्स ने आरव के पास पहुंचते हुए पूछा, जो पीछे खड़ा था और हमले में कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भाई बहनों को अपनी युद्ध क्षमता दिखाने का मौका दे रहा था। वहीं लेजियन भी उसके लिए आसानी से अनुभव अंक अर्जित कर रहा था। तीसरे स्तर के जीवों को मारने से मिलने वाले अनुभव अंक इतने अधिक थे कि लीजन से मिलने वाला 20% भी उसके लिए पर्याप्त था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हम गॉर्डन एडवेंचरर ग्रुप हैं, आरव ने बेपरवाही से जवाब दिया। जेम्स ने इस बात को लेकर उससे कोई शिकायत नहीं रखी और न ही उसने अपना पहले वाला अहंकार दिखाया। मेरे अवलोकन से मैं कह सकता हूं कि आप सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, अन्यथा आप एक दूसरे के मंत्रों और कौशलों को इतनी गहराई से नहीं समझते, जेम्स ने कहा। आरव ने जवाब देने से पहले कंधे उचका दिए। मैंने कभी नहीं कहा कि हम परिवार नहीं हैं, और आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसा है मानो लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम्हें पता हो कि तुम जीतोगे। एक नवगठित साहसी समूह के लिए जिस तरह तुम लोग दूसरों पर भरोसा करते हो, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी से मुझे पता चला कि तुम सब एक परिवार हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा, जेम्स ने चेतावनी दी। जेम्स का बयान सुनकर आरव ने भौहें चढ़ा ली। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहोगे? मुझे नहीं पता कि उस महान प्रशिक्षक ने आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसकी मंशा अच्छी नहीं थी। दूसरी दुनिया की नस्लें खतरनाक हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि वे यहाँ एकमात्र खतरनाक तत्व नहीं हैं। लालच भी एक ऐसा कारक बन सकता है जो खतरनाक स्थिति को जन्म दे सकता है, जेम्स ने समझाया। मैं समझ गया, चेतावनी के लिए धन्यवाद, आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जेम्स को जवाब दिया। वह जेम्स के शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को समझने के लिए काफी समझदार था। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसने जो शक्ति का पत्थर प्राप्त किया था, उसने साहसी लोगों के उस समूह में एक प्रकार की इच्छा जागृत कर दी थी। और जेम्स नेता होने के बावजूद वह हर सदस्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत होता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह आरव को चेतावनी नहीं देता। आरव उन्हें लड़ते हुए देखता रहा, अब वह गॉर्डन परिवार पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि लड़ते हुए भी वे उसके कबीले के सदस्यों को देख रहे थे। उसने ये भी देखा कि कोई उसे घूर रहा है। मैं आप सभी को मुझ पर हमला करने की कोशिश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जंगल में आपका असली स्वभाव कितना उग्र है। आरव मन ही मन मुस्कुराया और उन्हें देखता रहा, जैसे वे अविनाश और उसके कबीले के बाकी सदस्यों को देख रहे थे। तरुण ने वाल्टर के चेहरे पर गंभीरता को समझा और यह महसूस किया कि वह जो कुछ भी बताने वाला था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो वो क्या है? नगर के स्वामी की मृत्यु हो गई है, वाल्टर ने कहा। तरुण की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या ये कैसे संभव है? वह पहले से ही उच्च स्तरीय आर्ट का जादूगर है। कोई भी लड़ाई जिसमें उसकी जान जाने की संभावना हो, उससे निश्चित रूप से इतनी हलचल मच जाती कि अकादमी को इस घटनाक्रम की जानकारी मिल जाती। तरुण ने गुस्से से भरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वह युद्ध में नहीं मारा गया था, मुझे लगता है कि उसे जहर दिया गया था, वाल्टर ने बताया।
ऐसा कौन सा जहर है जो इतने शक्तिशाली है कि एक टी8 मैच को इतनी जल्दी मार गिरा सकता है? तरुण ने सवाल किया। मेरा मानना है कि उसे कुछ समय पहले जहर दिया गया था, लेकिन इसके लक्षण हाल ही में दिखने शुरू हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हत्यारा शहर के 2 सबसे ताकतवर गुटों में से एक का होना चाहिए। शहर के मुखिया की मृत्यु से उन्हीं को फायदा होगा, वाल्टर ने कहा। मुझे लगता है मेज उन्हीं गुटों में से एक का सदस्य है ना? तरुण ने सवाल किया, उसके चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ी हुई थीं। वह न केवल मेज कबीले का सदस्य है बल्कि उसका नेता भी है। मैं देख सकता हूं कि स्पेस एक्सिस में जो हुआ उससे आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि याद रखें कि हर चीज हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। आपको दूसरे कबीले के नेता कीथ के बारे में भी पता लगाना चाहिए, वाल्टर ने सुझाव दिया। मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अभी मुझे जाकर स्पेस गेट की रीडिंग की जांच करनी है और रिपोर्ट देनी है, तरुण ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुझे बताओ, क्या तुम उन्हें सुन सकते हो? मेज ने फुसफुसाते हुए कहा। वह एक कोने में दूसरे जादूगर के साथ छिपी हुई थी और तरुण और वाल्टर को बातचीत करते हुए देख रही थी। नहीं, ऐसा लगता है कि उनके चारों ओर एक छोटा सा सुरक्षा कवच है, जिसकी वजह से मुझे उनकी कोई भी बात सुनने में कठिनाई हो रही है। मेज के बगल में बैठे जादूगर ने जवाब दिया, जिससे मेज झुंझलाहट से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हमें वॉर गॉड मेज एकेडमी के उन जादूगरों को हमारी योजनाओं में दखल देने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मेज ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर चली गई। हालांकि उनकी हल्की फुल्की हरकतें भी तरुण की चौकस निगाहों से नहीं बच पाईं, भले ही वह उनकी बातचीत सुन नहीं सका। उसे पूरा यकीन था कि मेज उस पर जासूसी कर रहा है, लेकिन उसने अनदेखा करने का नाटक किया, इस उम्मीद में कि वह मेज का पीछा करके उसके असली इरादों का पता लगा लेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच एस्टोनिया सिटी हॉल में सिटी लॉर्ड अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी निगाहें उनके सामने खड़े लॉर्ड एलिस्टेयर पर टिकी हुई थीं। आपका कहना है कि गॉर्डन परिवार ने सभी बाहरी लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, या उन्होंने सिर्फ हमें, नगर पालिका के सदस्यों को ही रोका है? नगर प्रमुख ने उलझन में पूछा। उन्होंने अपने नुकसान से उबरने के लिए समय की आवश्यकता का जिक्र तो किया, लेकिन जिस तरह का रवैया मैं देख रहा हूं, उससे साफ है कि वे नगर पालिका के प्रति द्वेष रखते हैं। ऐसा लगता है कि हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें उनसे किसी भी तरह की बातचीत से पूरी तरह से अलग रखा गया है। लॉर्ड एलिस्टेयर ने ऐसा कहा, जिससे सिटी लॉर्ड ने एक थकी हुई आह भरी। मेरे पुराने दोस्त, तुम आखिर क्या करने की योजना बना रहे हो? उन मामलों में दखल मत दो जिनमें तुम्हें नहीं देना चाहिए। जिस गिरोह का तुम सामना करने जा रहे हो वह कहीं ज्यादा खतरनाक है। नगर प्रमुख ने चेतावनी दी। उनकी निगाहें खिड़की से बाहर भटक रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह किसी और से बात कर रहे हैं, फिर भी साथ ही साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहे हों। दिन का अंत 2 गहरे लाल चंद्रमाओं की रोशनी से जगमगाते आसमान के साथ हुआ। आरव का समूह अभी अभी उस घने ओर्किश जंगल से सफलतापूर्वक भाग निकला था जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। हमें यहाँ एक छोटा सा किला बना लेना चाहिए और रात भर आराम करना चाहिए। कल हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे, और जब आप सभी उस गंतव्य पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे महान प्रशिक्षक हमें पहुंचाना चाहते थे, तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जेम्स ने सुझाव दिया, और वह अपना तंबू लगाने और अपनी टीम के सदस्यों को उनके द्वारा चुने गए स्थान को एक अस्थायी किले में बदलने में मदद करने के लिए चला गया। आरव के समूह ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से अपने तंबू तैयार करने के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने काउंटर पर बैठे उस छोटे कद के बूढ़े आदमी से कुछ तंबू लिए थे, जिसने ये सुनिश्चित किया कि इगोर उनका भुगतान कर दे। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपको इतना थका हुआ कभी नहीं देखा। क्या आप वाकई अपने ब्रेसेस नहीं उतारना चाहते? आर्थर ने चिंता से फुसफुसाते हुए कहा, जब उसने आरव को जमीन पर लेटे हुए देखा, जो धैर्यपूर्वक अपने तंबू के लगने का इंतजार कर रहा था ताकि वह आखिरकार आराम कर सके। बिल्कुल नहीं। अगर मैं इन्हें अभी उतार दूं, तो इस प्रशिक्षण का सारा अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और अपनी बाहों और पैरों पर बंधी लोहे की पट्टियों पर एक नजर डाली। थकावट और कमजोरी महसूस करने के बावजूद वह इस कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इसके अलावा अभी तक उसे किसी ऐसी जानलेवा स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था जिसमें उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। पूरे दिन आरव अपने अंगों को गुरुत्वाकर्षण प्रेरित लोहे के ब्रेसरों से जकड़े होने के बावजूद धीरे धीरे चलता रहा।
उन्होंने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह लगातार 10 गुना गुरुत्वाकर्षण की स्थिति का सामना कर रहा हो। हालांकि आरव ने हार मानने से इनकार कर दिया। शुरुआत में ब्रेसेस के साथ भी वह पैंतरेबाजी करने में सक्षम था और यहां तक कि जब उसने अपने रेड सैलामेंडर कवच सेट को सक्रिय किया तो उसने ओर्क सब कैप्टन को हरा भी दिया था। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कवच का उपयोग करने से ब्रेसेस का प्रभाव कम होता जा रहा था। परिणामस्वरूप उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया कि वे कवच को फिर कभी सक्रिय नहीं करेंगे और आगे युद्ध से दूर रहने के अपने विकल्प की व्याख्या की। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव कमजोर होता गया और उसकी धीमी गति पूरे समूह की प्रगति में बाधा डालने लगी। आगे का रास्ता साफ कर रहे साहसी समूहों को भी यह महसूस होने लगा था कि आरव के साथ कुछ गड़बड़ है, हालांकि वे समस्या का सटीक कारण नहीं बता सके। आरव, कृपया खुद को हद से ज्यादा तनाव में मत डालो, हमें तुम्हारी जरूरत है, थोड़ा आराम करो, तुम्हारा तंबू तैयार है, मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि तुम्हारा तंबू पहले तैयार हो जाए। आथा ने सलाह दी, उनकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। इसी बीच आरव और उसके साथी उस अस्थायी किले की सीमित जगह में अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे जिसे साहसी लोगों के उस समूह ने बनाया था। अनुभवी वाइल्ड एडवेंचरर समूह ने तुरंत अपने टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने अपने तंबू के पास ही अलाव भी जला रखा था। जेम्स, मुझे लगता है कि हमें उन पर अचानक हमला करना चाहिए, उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। जंगली साहसी समूह के जादूगरों में से एक ने जेम्स को सुझाव दिया। वह अपने तंबू लगाने के बाद से बार बार इस विचार को उठा रहा था। novelfire.com पर और भी पढ़ने को मिलेगा। हम पर हमला करने का क्या मतलब है? क्या आप सब आरव की युद्ध क्षमता को भूल गए हैं? मेरे विचार से गॉर्डन परिवार के सदस्यों के पीछे जाना बहुत बड़ी गलती होगी। जेम्स ने बहस की और अपने समूह को गॉर्डन परिवार को लूटने के इरादे से रोकने की पूरी कोशिश की। इमेज, तुम्हें क्या पता? हमने जो देखा है उसके अनुसार आरव उनमें सबसे शक्तिशाली है, उसके गोलेम की बदौलत। जब तक हम उसे जल्दी से निष्क्रिय नहीं कर देते, वह उन्हें बनाने के लिए अपनी मानव शक्ति का आह्वान नहीं कर पाएगा। केथरा, जिसके चेहरे पर जलने का निशान था, ने बीच में टोकते हुए कहा। जेम्स जानता था कि एक बार केथरा ने अपनी राय व्यक्त कर दी तो लड़ाई लगभग हार ही जाएगी। अपने समूह में दूसरी सबसे शक्तिशाली और एक शीर्ष स्तर की तृतीय श्रेणी की जादूगरनी होने के नाते केथरा ने आसानी से लालचियों के दिमाग को अपने वश में कर लिया। क्या आपको सच में लगता है कि हम उन्हें हरा सकते हैं? आप मजाक कर रहे होंगे। क्या आप सभी ने वह लाल कवच देखा है जिसे उसने जारी किया है? जेम्स ने चिल्लाते हुए उन्हें उस संभावित खतरे को समझाने की कोशिश की जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, वास्तव में मुझे लगता है कि तुमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हम सभी जानते हैं कि आरव ने तुम्हारी जान बचाने के लिए जो भी शक्ति का इस्तेमाल किया, वह उसकी सामान्य शक्तियों से कहीं अधिक थी। केथरा ने जेम्स को अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करते हुए तर्क दिया। मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया जरूर हुई होगी, वरना उसकी शारीरिक क्षमता में गिरावट नहीं आती। हर कदम के साथ वह और भी पीला और कमजोर होता जा रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि वह अभी भी अपनी क्षमता से अधिक शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करने के दुष्परिणामों से जूझ रहा है। वह उन गोलेमों को दोबारा नहीं बुला पाएगा, इसलिए हमें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि वह ऐसा न कर सके। केथरा ने बोलना जारी रखा, जिससे जेम्स भी अपनी भौहें सिकोड़ने लगा। मैं तुम्हारी इस योजना का हिस्सा नहीं बनने वाला, तुम मुझे इससे बाहर समझ लो। मैं अपने मददगार के प्रति कृतज्ञ नहीं होऊंगा। अगर कोई और भी ऐसा ही महसूस करता है तो तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। जेम्स ने खड़े होकर जाते हुए कहा। उसे आश्चर्य हुआ जब केवल 4 लोग उसके पीछे आए, जिनमें से एक लोमड़ी पर सवार लड़की और उसका भरोसेमंद सहायक था। हालांकि जेम्स को यह एहसास हो रहा था कि समूह पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। अगर आरव के आसपास घटी घटनाओं के कारण ऐसा न हुआ होता तो शायद उसे यह पता ही न चलता कि अगर केथरा ने चौथे स्तर के जादूगर क्षेत्र में पहुंचने के बाद सत्ता हथियाने का फैसला किया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्या अब यही स्थिति है? क्या मैं अब इस समूह का नेता नहीं रहा? जेम्स ने अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए सवाल किया और अपनी आभा को प्रकट करते हुए चौथे स्तर के जादूगर के दबाव को जादूगरों के समूह पर डाला। लेकिन केथरा को कम आंकना ठीक नहीं था। उसने और उसके साथ मौजूद 3 अन्य जादूगरों ने जेम्स की शक्ति के प्रदर्शन का मुकाबला करते हुए अपनी चरम स्तरीय तृतीय आभा को मुक्त किया। उन चारों के जेम्स के खिलाफ खड़े होने से वे उसके आभा दबाव को बेअसर करने में सक्षम हो गए। जेम्स, ऐसा कुछ मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो।
हाँ, तुम भले ही चौथे स्तर के जादूगर हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुमने हाल ही में यह उपलब्धि हासिल की है और तुम अभी भी अपनी नई शक्तियों के साथ तालमेल बिठा रहे हो। नहीं तो उसी लोक के उस ओर्क से तुम इतनी आसानी से क्यों हार जाते? केथरा ने जेम्स को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि जेम्स दांत भींचकर दूर जा रहा था। हम अब भी तुम्हें अपने ही एक सदस्य के रूप में देखते हैं, इसलिए हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम हीरो बनने पर अड़े हो तो ठीक है, बस इतना जान लो कि सबसे पहले हम तुम्हें ही खत्म करेंगे। केथरा ने चेतावनी दी, उनके लहजे में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलक रहा था। जैसे ही जेम्स चिंता से घिरे विचारों के साथ वहां से चला गया, वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे उम्मीद है कि तुम इस स्थिति से खुद ही बाहर निकल जाओगे, आरव। मैंने तुम्हें चेतावनी देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। रात हो चुकी थी और पहरेदारी कर रहे लोगों को छोड़कर बाकी सभी के सो जाने की उम्मीद थी। हालांकि वाइल्ड एडवेंचरर ग्रुप का एक हिस्सा, जिसका नेतृत्व अब केथरा कर रही थी, उस क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था जहां गॉर्डन कबीले ने अपने तंबू लगाए थे। मुझे उनके तंबुओं से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वे अब तक गहरी नींद में सो रहे होंगे। अगर हमें हमला करना है तो हमें अभी कर देना चाहिए। केथरा का समर्थन करने वाले उच्च स्तरीय तृतीय जादूगरों में से एक ने कहा। वह ध्वनि के प्रति बहुत संवेदनशील व्यक्ति था और वह तंबू से किसी भी प्रकार की हलचल के संकेत सुनने की कोशिश कर रहा था। जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वे सो रहे हैं। हे, ये नौसिखिए जंगल के सुनहरे नियम को जाने बिना ही रसातल में इधर उधर कूद रहे हैं, जो कि हमेशा छुपकर किए जाने वाले हमलों से सावधान रहना है। क्या कहते हो, हम इन्हें सिखाएं कि जंगल कितना क्रूर हो सकता है? केथरा ने एक भयावह हंसी के साथ कहा। उसके आसपास मौजूद सभी जादूगरों ने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिनमें केथरा भी शामिल थी। इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो, उसने आदेश दिया। गॉर्डन कबीले के तंबुओं की ओर कई तरह के मंत्रों का प्रहार हुआ, जिससे वे पूरी तरह नष्ट हो गए। अब हमें बस उनके जलने का इंतजार करना है और फिर उससे लाभ उठाना है। केथरा जोर से हंस पड़ी। तुम्हें धिक्कार है, कायर। तुम उनका ठीक से सामना भी नहीं कर सके, तुमने तो कायरों की तरह सोते हुए उन पर हमला कर दिया। जेम्स गुस्से से उबल रहा था और पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और केथरा पर हमला करने की तैयारी करने लगा। हालांकि केथरा ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आंखों में दुष्ट इरादे की चमक थी। टकराना। जेम्स का शरीर हवा में उछलकर पीछे की ओर जा गिरा और उसके तंबू और उसके पीछे आए लोगों के तंबू से टकरा गया। जैसे ही वह दर्द से कराहते हुए अपना सिर सहलाते हुए खड़ा हुआ, उसने ऊपर देखा तो उसे एक अत्याधुनिक दिखने वाला रून गुंबद दिखाई दिया जिसने उन्हें कैद कर रखा था। अगर वह उस समय बाहर नहीं भागा होता तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वे फंस गए हैं। ये सब क्या है? रुको, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे फंसाने के लिए तुम्हें मिड रैंक ऑर्ब ऑफ कैप्टिविटी कहां से मिला? जेम्स ने मांग की, उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी क्योंकि उस पर एक अनहोनी का आभास हावी हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि केथरा के पास वह गोला होने का मतलब स्पष्ट था कि उस गोले का इस्तेमाल बाद में उसके खिलाफ करने की तैयारी की गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आरव के हाथ में मौजूद क्रिस्टल शक्ति पत्थर में केथरा के लिए किसी प्रकार का विशेष आकर्षण था, जिसने अपने तुरुप के पत्तों में से एक को प्रकट करने में जरा भी संकोच नहीं किया। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें आज़ाद घूमने दूंगी, खासकर यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे उन छोटे साथियों को खत्म करने की योजना बना रही हूं जिनसे तुम इतना लगाव कर चुके हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी दयनीय जान बचाई थी। केथरा ने ताना मारा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि आप उनकी मदद करना चाहेंगे। मैं जोखिम लेने वालों में से नहीं हूं। अगर 1% भी संभावना हो कि आप उनका समर्थन करेंगे तो इससे मेरी सारी योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी, केथरा ने समझाया। और इसलिए तुम्हें कैद किया जा रहा है। निश्चिंत रहो, वह मेरी कैद का आखिरी गोला था। मुझे अपने प्रशिक्षक से बोनस डील में इसे हासिल करने का सौभाग्य मिला था, इसलिए वे लोग मेरी मुख्य प्राथमिकता हैं। केथरा ने जलते हुए तंबुओं की ओर इशारा करते हुए आत्मविश्वास से कहा। तुम उस गुण पत्थर के प्रति इतने जुनूनी क्यों हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और किस तरह का भुगतान तुम्हें इतने सारे नुकसान सहने के लिए मजबूर कर सकता है? केथरा के व्यवहार से अब भी असमंजस में डूबे जेम्स ने सवाल किया। अरे मेरे प्यारे बूढ़े नेता, आप हमेशा की तरह भूले हैं। आपको गुण पत्थरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। वे न केवल आपके जागृत आत्मीयता तत्वों को मजबूत करते हैं जिनका उनके साथ समान आत्मीयता है,
बल्कि निरंतर अवशोषण के माध्यम से किसी अन्य तत्व या विशेष क्षमता को जागृत करने की क्षमता भी रखते हैं, केथरा ने अधीरता से समझाया। और मैं आपको बता दूं, हमारे दोस्त के पास जो एट्रीब्यूट स्टोन है वह अब तक का सबसे अच्छा स्टोन है जो मैंने देखा है। इसकी शक्तियां इतनी केंद्रित हैं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं जल्द ही एक नई शक्ति को जागृत करने में सक्षम हो जाऊंगी, केथरा ने खुलासा किया। तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करने से तुम एक और क्षमता को जागृत कर पाओगी? बहुत संभावना है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो, जेम्स ने केथरा के दावों पर संदेह जताते हुए दांत पीसते हुए कहा। केथरा ने जवाब में मुस्कुराते हुए जेम्स की ओर मुड़कर देखा। तुम मुझे इससे बेहतर जानते हो मेरे दोस्त, मैं तब तक जोखिम नहीं लेता जब तक मुझे पूरी तरह यकीन न हो जाए। मैं झूठ नहीं बोलता, और भले ही मैं अभी उस शक्ति को जागृत न कर सकूं, मैं एक और क्षमन का शिकार करूंगा जब तक कि मैं प्रक्रिया पूरी न कर लूं और एक नई शक्ति को अनलॉक न कर लूं, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। केथरा ने आत्मविश्वास से समझाया कि यह स्पष्ट था कि उस पत्थर के आकर्षण ने उसके लालच को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। novelfire.com पर विशेष कहानियां खोजें। हालांकि इसे एक चुनौतीपूर्ण विधि कहा जाता है, लेकिन यह वैध साबित हो चुकी है। अगर यही आवश्यक है तो मैं ऐसा जोखिम उठाने को तैयार हूं। केथरा ने जेम्स को चौंकाते हुए आगे कहा, उसे ऐसी जानकारी की कभी जानकारी नहीं थी, और उसे एहसास हुआ कि अकादमी के ज्ञान के मामले में वह केथरा की तुलना में कितना पीछे था और उसने अपने समूह पर नियंत्रण क्यों खो दिया था। ओह, तो यही वजह है। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिससे समूह में तरह तरह के भाव उभर आए। जेम्स का समूह, जो अभी भी मिड रैंक ऑर्ब ऑफ कैप्टिविटी में फंसा हुआ था, खुशी और उत्साह दिखा रहा था, जबकि केथरा के समूह के चेहरे पर निराशा और हताशा के भाव थे। उनके ठीक कुछ मीटर पीछे वॉर गॉड मेज अकेडमी के गॉर्डन कबीले की युवा पीढ़ी एक पेड़ के ऊपर से देख रही थी। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे और कुछ पास की एक पेड़ की शाखा से टिके हुए थे। आरव ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली और गहरी सोच में डूब गया, जिससे केथरा का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम सब मरे हुए कैसे हो? मैंने निगरानी के लिए 2 अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी थीं। तुम लोग सामने वाले तंबू या किसी और तंबू से तो नहीं भागे? केथरा ने हैरानी से अपनी भौहें सिकुड़ी। लेकिन नाइट मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा था। तारांकन तारांकन, हमले से पहले तारांकन तारांकन तारांकन। आरव अपने समूह के पास पहुंचा और दोस्ताना अभिवादन करते हुए धीरे से उनके कंधों पर थपथपाया। उनके हंसमुख स्वभाव के बावजूद उनके असली इरादे अच्छी तरह से छिपे रहे। लंबे समय से साथ रहने के कारण गॉर्डन परिवार के सदस्य विभिन्न संकेतों को पहचानने में अच्छी तरह से पारंगत थे। उन्होंने जल्दी से अपना बड़ा तंबू लगाया और उसे एक दूसरे के सामने इस तरह रखा मानो वे किसी महत्वपूर्ण सभा की तैयारी कर रहे हों। जंगली साहसी समूह और उनकी अलाव से अलग रहने का विकल्प चुनते हुए वे धीरे धीरे आरव के तंबू में चले गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो आरव ने अपना गला साफ किया और चुपचाप अपने शब्दों को मन ही मन दोहराना शुरू कर दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज न निकले। सौभाग्यवश समूह आरव के इच्छित संदेश को समझने में कामयाब रहा। उनमें से कुछ ने तो संदेह को दूर करने के लिए गैर संबंधित बातचीत में भी हिस्सा लिया। मैं इन परिस्थितियों के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज रात हम पर हमला हो सकता है। मेरे पास पहले से ही एक योजना तैयार है, लेकिन आगे चलकर हमें महत्वपूर्ण जानकारी पर खुले तौर पर चर्चा करने से बचना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हमारे दुश्मनों के पास तीव्र श्रवण शक्ति वाला कोई जादूगर हो। आरव ने प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि शुरुआत में ये चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, लेकिन समूह जल्द ही आरव का मतलब समझ गया। उनकी रणनीति मुख्य रूप से नाइट के इर्द गिर्द घूमती थी। सभी के अपने अपने तंबू में लौटने के बाद नाइट ने अपनी छाया यात्रा कौशल का उपयोग करते हुए चुपके से एक तंबू से दूसरे तंबू में जाना शुरू कर दिया। उन्हें पास के एक पेड़ पर ले जाकर, जिसे आरव ने एक उपयुक्त स्थान के रूप में चुना था, उन्होंने पहुंचते ही अपने माना ऊर्जा के उतार चढ़ाव को तुरंत छिपा लिया। नाइट के सामने एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि उसे प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने से पहले अपनी माना शक्ति के पुनः प्राप्त होने का इंतजार करना पड़ा। उन्हें काम के बोझ से परेशान होने की शिकायत करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि परिस्थितियों को देखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने कोई गलती की और आरव की योजना में बाधा डाली, तो सब कुछ बहुत गलत हो सकता था। इसलिए वे पेड़ों में छिपे रहे, केथरा की गतिविधियों का अवलोकन करते रहे और घटित हो रही घटनाओं के साक्षी बने रहे, जिसमें जेम्स का एक अजीब गोले में बंद होना भी शामिल था, जो एक पारदर्शी गुंबद में बदल गया।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन 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 वर्तमान में वापसी तारांकन तारांकन तारांकन। आरव ने उन पर पड़ रहे अत्यधिक तनाव के बारे में सोचते हुए कहा, तो तुम मेरे खजाने चाहते हो, है ना? अगर ऐसा है तो आओ और ले जाओ, आरव ने कहा, और जैसे ही उसके हाथ उसकी कलाई पर लगे लोहे के ब्रेसलेट की ओर बढ़ने लगे, वाइल्ड ग्रुप के जादूगरों ने उन्हें देखकर असहज महसूस किया। इन वस्तुओं से अपरिचित होने के कारण वे इनका उद्देश्य नहीं समझ सके। जादूगर आमतौर पर अपनी जादू टोना करने की क्षमताओं को निखारने पर ही ध्यान केंद्रित करते थे, जिसका उद्देश्य विनाशकारी तबाही मचाना होता था। आरव द्वारा इन अज्ञात लोहे के ब्रेसेस का उपयोग देखकर वे सब हैरान रह गए। एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ केथरा ने आरव के लाभ को कम करने की कोशिश की और व्यंग्यपूर्वक पूछा कि क्या ये ब्रेसेस उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए थे। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखते हुए केथरा को संदेह था कि उनके समूह में से कोई भी उसके सामने टिक पाएगा। खैर, तकनीकी रूप से आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं, आरव ने जवाब दिया। उसकी आवाज उस पेड़ की शाखा से सुनाई दे रही थी जिस पर वह खड़ा था। उसने लोहे के ब्रेसरों को अपने हाथों से स्वतंत्र रूप से गिरने दिया, जिससे जमीन पर गिरने पर एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगरों को अपने पैरों के नीचे हल्का कंपन महसूस हुआ। अप्रत्याशित रूप से आरव को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, सहनशीलता जोड़ दो। हालांकि आरव को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सिस्टम की जांच करने का काम बाद के लिए टाल दिया, क्योंकि उसके सामने और भी महत्वपूर्ण काम थे। केथरा के समूह के जादूगरों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ। अब वे आरव के शरीर को जकड़ने वाले लोहे के कंगन का उद्देश्य समझ गए थे। अगर वे अब भी उनके महत्व को नहीं समझ पाए, तो वे जानते थे कि वे पूरी तरह से मूर्ख होंगे। लोहे के ब्रेसर, और वो भी 4-4। हमलावरों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, पूरे दिन इतना भारी वजन ढोने के विचार मात्र से ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब तुम में से कोई भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत न करे, हम इस बाधा को पहले ही मिलकर पार कर चुके हैं। वे केवल दूसरे दर्जे के जादूगरों का एक समूह है। एक बार जब हम उसके मानव भंडार को खत्म कर देंगे तो वह अपने उन गोलेमों को बुला नहीं पाएगा। ये हमारे लिए एक आसान जीत है, और आप सभी को भी ऐसे शक्तिशाली गोलेमों की कमान संभालने का मौका मिल सकता है। केथरा ने उन्हें अपना मन बदलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। उसने देखा कि आरव के शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद वे डगमगा रहे थे। अचानक केथरा ने एक नया तरीका अपनाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका पहला तरीका काम नहीं कर रहा था। क्या आप सबको लगता है कि अगर आप अभी पीछे हट जाएंगे तो वह आपको छोड़ देगा? यह मत भूलिए कि आप सबने उसके खजाने पर कब्जा करने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उसके हाव भाव से साफ है कि अकादमी में उसका कुछ न कुछ इतिहास रहा है। केथरा ने जादूगरों के मन में संदेह पैदा करते हुए अपनी बात जारी रखी। क्या आप अकादमी लौटने पर अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? मेरा विश्वास कीजिए, आप सभी उसकी दया पर निर्भर होंगे। मुझे भले ही एक महान गुरु के शिष्य होने का संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन आप सभी अब पीछे हटने के बारे में भूल जाइए। केथरा के शब्दों ने उनके डगमगाते दृढ़ संकल्प को बदल दिया और उनके इरादे को फिर से जगा दिया। जो लोग पीछे हटने लगे थे, वे तुरंत अपनी जगह पर डटे रहे और परिणाम चाहे जो भी हो, आरव का सामना करने का फैसला किया। उनकी सामूहिक इच्छाशक्ति में आए बदलाव को देखकर केथरा के होठों पर मुस्कान फैल गई। जब पहले ऐसा लगा कि वे उसे छोड़कर जाने वाले हैं, तब वह बहुत भयभीत हो गया था। आरव की पृष्ठभूमि के बारे में उसने जो दावे किए थे, वे महज खोखले शब्द थे, यहाँ तक कि वह खुद भी उन पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन वह जानता था कि इन जादूगरों का समर्थन खोने से संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। आखिरकार केथरा इस बात से भली भांति अवगत थी कि आरव के समूह के पास ऑक्शमन जैसे चरम स्तरीय तृतीय श्रेणी के जीव को हराने की शक्ति थी। इस जानकारी ने एक भयावह याद दिला दी कि आरव और उसके साथियों के पास कुछ खतरनाक चालें थीं। novelfire.com पर आपका रोमांच जारी है। हालांकि केथरा की गणना में एक बड़ी चूक थी। उसने आरव के समूह में नाइट नामक एक सदस्य की उपस्थिति को कम करके आंका था। नाइट के पास परछाइयों को नियंत्रित करने और लोगों को कम दूरी तक टेलीपोर्ट करने की दुर्लभ क्षमता थी। आरव की रणनीति पूरी तरह से समूह के शुरुआती हमलों के दौरान पृथ्वी तत्व वाले मंत्रों और अर्थ बुलेट जैसे निम्न स्तरीय मंत्रों का उपयोग करने पर केंद्रित थी। पृथ्वी की जादुई शक्तियों पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने से केथरा को सुरक्षा का झूठा एहसास हुआ, जिससे वह उनकी अन्य तात्विक क्षमताओं से अनजान रह गया। ये धारणा कि आरव के समूह में केवल पृथ्वी तत्ववादी ही शामिल थे, ने केथरा की उनके प्रति सतर्कता को और कम कर दिया,
जिससे आरव को आश्चर्यचकित करने का मौका मिला और उनके लिए तैयार किए गए धमाके से बचने का रास्ता मिल गया। केथरा की झिझक से अधीर होकर आरव ने पेड़ की शाखा से बड़ी कुशलता से छलांग लगाई और एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह जमीन पर उतरा। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसका खून जैसा लाल टैटू चमकने लगा और उसके कवच में तब्दील हो गया। अपने दाहिने हाथ को अपने खून से सने चांगदाव पर और बाएं हाथ को अपनी हड्डी की कटाना पर टिकाए हुए आरव एक दुर्जय आभा बिखेर रहा था। उनकी गिरने की मुद्रा ने ही देखने वालों के सामने उनकी युद्ध क्षमता की गहराई को प्रदर्शित कर दिया। वहां मौजूद लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरव का अर्जित अनुभव उसके प्रशिक्षण से कहीं आगे तक फैला हुआ था, और यह उसके तलवारबाजी के कौशल से प्राप्त ज्ञान पर आधारित था, जिसे वह अपने गोलेम जैसे तलवार संत के साथ साझा करता था। टाइटन और लेगियन दोनों ने भी आरव का अनुसरण किया और उसके साथ शाखाओं से नीचे कूद गए। जब केथरा ने देखा कि आरव पहले ही 2 गोलेमों को बुला रहा है, तो उसने आरव को अपनी छोटी गोलेम सेना को बुलाने से रोकने की मुख्य योजना को भूल जाने के लिए खुद को कोसा। आरव को रोकने के हताश प्रयास में केथरा ने उसकी अंतरिक्ष अंगूठी से कुछ निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। आरव की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं जब उसने एक स्टाइलिश मुकुट को अपनी ओर आते देखा। हालांकि आरव इसके प्रभावों से अनजान था, लेकिन वह जानता था कि वह नहीं चाहता था कि केथरा द्वारा फेंकी गई कोई भी चीज उसे छुए। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपनी कटाना तलवार निकाली और मुकुट पर वार किया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका हमला ऐसे भेद गया मानो मुकुट स्वयं एक भ्रम मात्र हो। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि मुकुट ने रहस्यमय तरीके से अपना रास्ता बदल लिया और एक शक्तिशाली चुंबक द्वारा खींचे जाने की तरह सीधे उसके सिर पर आकर रुक गया। जैसे ही मुकुट उसके सिर पर टिका, आरव को एक अजीब सी बेचैनी के साथ एहसास हुआ कि उसका अपने माना पूल से संबंध टूट गया है। ऐसा लगा मानो कोई पर्दा हट गया हो और आरव का अपनी माना शक्ति से जुड़ाव एक क्षणिक सपने की तरह गायब हो गया। यहां तक कि उसका रेड सैलामेंडर कवच भी झिलमिलाता हुआ और सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ, जो वापस अपने टैटू वाले रूप में लौट आया। चमकीली लाल रोशनी तो बनी रही, लेकिन उसका भौतिक स्वरूप अब मौजूद नहीं था। गलती, माना पूल से कनेक्शन अस्थायी रूप से टूट गया। जैसे ही उसने अपने सिर पर सजे मुकुट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, आरव को एहसास हुआ कि वह अचल था, 1 इंच के अंश जितना भी नहीं हिल रहा था। जैसे ही उसे अपनी दुर्दशा की गंभीरता का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर शिकन छा गई। उसे बिना अपनी माना शक्ति की सहायता के युद्ध में धकेल दिया गया था। इसके परिणाम भयावह रूप से स्पष्ट हो गए। अपनी माना शक्ति तक पहुंच न होने के कारण आरव अपने स्पेस पाउच से शेष गोलेमों को बुलाने में असमर्थ पाया गया। अब कैसा लगा? आरव ने ऊपर देखा और केथरा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखी और उसे उसके प्रति तीव्र क्रोध का अनुभव हुआ। हालांकि उन्होंने खुद पर काबू पाया और मौजूदा संकट का समाधान खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। अगले 24 घंटों के लिए आप किसी भी माना को नियंत्रित करने के बारे में भूल जाए। आपके पास केवल 2 विकल्प हैं और उनमें से एक ये है कि मैं इसे स्वयं निष्क्रिय कर दूं। केथरा ने घमंड से भरी आवाज में कहा। स्पष्ट रूप से वह आरव की आंखों में भय देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आरव अपने रुख पर अडिग रहा और केथरा को वह संतुष्टि देने से इनकार कर दिया जो वह चाहता था। मुझे लगता है आप मेरी इस समस्या से निकलने में मदद नहीं करने वाले हैं, है ना? सीधे मुद्दे पर आइए, दूसरा विकल्प क्या है? आरव ने भावहीन चेहरे से पूछा। अपने कबीले के जादूगरों की चिंता के बावजूद आरव के अटूट आत्मविश्वास ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह स्थिति को संभाल सकता है। केथरा की आत्मसंतुष्ट मुस्कान बोलते बोलते और चौड़ी हो गई। दूसरा विकल्प मुझे मार डालना होगा, जिससे लो रैंक आर्केन लॉक आर्टिफैक्ट निष्क्रिय हो जाएगा। आरव ने केथरा से झलकते हुए आत्मविश्वास को देखा, मानो उसे पूरा यकीन था कि आरव उसे मार नहीं पाएगा। इससे आरव का उसे सबक सिखाने का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। अकेले और बिना किसी सहायता के आरव ने शस्त्रागार से प्राप्त किए गए टियर 2 कवच को सावधानीपूर्वक हटाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि कवच केथरा के हमले का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि केथरा एक टियर 3 मैच थी। हालांकि आरव को रेड सैलामेंडर आर्मर सेट के साथ अब भी एक हल्का सा जुड़ाव महसूस हो रहा था, भले ही वह इस समय टैटू मोड में था। कवच को बुलाने के लिए उसने काफी मात्रा में माना का इस्तेमाल किया था। आरव को एहसास हुआ कि शायद माना को पूरी तरह से खत्म किए बिना इसका उपयोग करने का कोई और तरीका हो सकता है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में सूचनाओं का प्रवाह हो रहा हो, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि कवच में पहले भी यह विकल्प मौजूद था। हालांकि ये सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब आरव इसका लंबे समय तक उपयोग करेगा या इसके भीतर एक अहंकार को जागृत करेगा।
हालांकि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस बात की संभावना थी कि यह मिड रैंक आर्मर सेट की श्रेणी में आ सकता है और टियर 4 आर्मर सेट बन सकता है, लेकिन यह दूसरा विकल्प स्पष्ट रूप से केवल टैटू के रूप में ही रह गया। उन्होंने देखा कि आरव ने अपने कवच और कपड़े उतार दिए, जिससे उसका ऊपरी शरीर नंगा हो गया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, फिर भी दोनों समूह स्थिर खड़े रहे और उसे ध्यान से देखते रहे। उस क्षण आरव उनके लिए पूरी तरह से बदला हुआ प्रतीत हुआ। वह बड़ा या भारी भरकम नहीं था, लेकिन उसकी सुगठित मांसपेशियां उसके कठोर प्रशिक्षण का परिणाम दर्शा रही थीं। लाल चमकते हुए लाल सैलामेंडर राक्षसी जानवर का टैटू उसकी भयंकर छवि को और भी बढ़ा देता था, खासकर उसके सिर पर सजे हुए गहरे लाल रंग के मुकुट के साथ। बाकियों का ख्याल रखो, उस आदमी को मेरे भरोसे छोड़ दो, खुद को मरवा मत लेना, यह कोई अभ्यास नहीं है, योजना को बिगाड़ना मत। आरव ने अपनी कटाना तलवार सीधे केथरा की ओर करते हुए कहा, जिस पर केथरा ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ तुम ऐसी बातें मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले मेरा मुकाबला कर सकते हो? केथरा ने उपहास उड़ाते हुए कहा। आरव का अहंकार बरकरार था और उसने अपनी हड्डी की कटाना तलवार से इशारा किया। तो फिर क्या तुम मुझ जैसे बिना माना वाले जादूगर से हारने से डरते हो? चलो, पहली चाल तुम्हारी है। अपने बाएं हाथ में कटाना तलवार लिए हुए आरव आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। इसी बीच उसका दाहिना हाथ चांगदाव के रक्त के पास टिका हुआ था, मानो किसी भी क्षण उसे खींचने के लिए तैयार हो। जेम्स, जो अभी भी ऑर्ब ऑफ कैप्टिविटी की सीमा के भीतर फंसा हुआ था, ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वास्तव में आर्केन लॉक आर्टिफैक्ट द्वारा किसे बांधा गया था। केथरा का क्रोध चरम पर पहुंचते ही उसने घोषणा की, मुझे तुम्हारा अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे यह मेरा आखिरी काम ही क्यों न हो। बिना किसी झिझक के वह आरव की ओर दौड़ा, सहजता से हवा के ब्लेड उत्पन्न किए और उन्हें उसकी ओर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो केथरा के हमले ने युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया हो, क्योंकि टाइटन, लेगियन और गॉर्डन कबीले के बाकी लोग अपने विरोधियों से भिड़ने के लिए दौड़ पड़े। उनकी रक्तपिपासा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे सभी कुछ ही सेकंड में एक सामूहिक युद्ध में उतर आए, और उस अराजकता के बीच आरव ने अपनी चांगदाव तलवार निकालने की तैयारी की। अपनी उंगलियों को आराम देते हुए आरव ने कुशलता से अपनी कटाना को 2 बार घुमाया और सफलतापूर्वक उसकी ओर आ रही 2 पवन तलवारों से टकरा गया। थोड़ी और ताकत लगाकर वह हवा के ब्लेड को तोड़ने में कामयाब रहा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी तलवार की ऊर्जा एक तेज तलवार की भावना के साथ विलीन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़खड़ा गई और तुरंत ही गायब हो गई। फिर भी उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति के दम पर ही एक तीसरे स्तर के जादूगर के एक साधारण हमले को विफल कर दिया था। अपनी बाईं मुट्ठी को कसकर पकड़े हुए आरव ने महसूस किया कि उसके शरीर पर बना टैटू उसे शक्ति प्रदान कर रहा था, हालांकि उतनी नहीं जितनी आमतौर पर होती थी। हालांकि उनकी ताकत पहले से ही 100 से अधिक थी, इसलिए थोड़ी सी भी वृद्धि से काफी फर्क पड़ता था। novelfire.com से और भी सामग्री का आनंद लें। और सैलामेंडर से मिली इस मदद को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, और आरव सोच रहा था कि क्या यह उसके लिए अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और प्रशिक्षण जारी रखने का एक और तरीका है। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारे पास बस इतना ही है, मैंने तो अभी वार्म अप भी शुरू नहीं किया है। अपनी पूरी ताकत लगा दो और ये फालतू के हमले बंद करो, आरव ने चुनौती देते हुए कहा, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को परखना चाहता था। ये काफी उबाऊ होता जा रहा है। हालांकि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे रोकने में कामयाबी हासिल की है, फिर भी तुम इतनी सावधानी बरत रहे हो। मेरे करीब आओ, आरव ने ताना मारा। इस बिंदु पर केथरा को एहसास हुआ कि उसने एक और गंभीर गलती की है। उसने मान लिया था कि आरव सिर्फ एक और जादूगर है जो केवल मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, और एक बार जब उसकी माना शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वह बिखर जाएगा। हालांकि आरव अलग था, वह अपनी सारी ऊर्जा अपने गोलेमों के लिए बचाकर रखता था और मुख्य रूप से अपनी तलवारों से लड़ता था। अंततः आरव ने ब्लड चांगदाव तलवार को म्यान से बाहर निकाला और एक शक्तिशाली रक्ताभा उठी, जो एक लबादे की तरह उसे चारों ओर से घेर लिया। उससे निकलने वाला हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया, और चांगदाव लगभग विरोध करते हुए गूंजने लगा। आरव को देखकर केथरा अपने दुर्भाग्य को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने आरव के पास मौजूद खजाने की प्रचुरता को देखकर अपने भीतर लालच की भावना को जागृत कर दिया। हालांकि पहली बार केथरा को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे छत्ते में पैर रख दिया है जिसमें बेत फंस गई है। वह एक बाग पर कूद पड़ा था, लेकिन बीच में रुक नहीं सका।
हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आरव ने इतने तरह के उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण कहां से प्राप्त किए, लेकिन अब उसे इस बात का और भी अधिक संदेह हो गया था कि आरव का अकादमी से कोई संबंध जरूर रहा होगा, ठीक उसी तरह जैसे वह बकवास कर रहा था। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ केथरा का आरव को मारने का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने गौर किया कि कैसे नया रक्त आवरण और आरव के रक्त लाल टैटू एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं, मानो आपस में जुड़े हुए हों। ब्लड रीपर के रूप में अपनी साधना के दौरान आरव अपने वर्ग से जुड़ी हत्या की प्रवृत्ति के प्रति पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया था। हालांकि उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि वे उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां वे भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। आरव अभी भी इस नई शक्ति को नियंत्रित करने को लेकर अनिश्चित था। वह जानता था कि प्रत्येक प्रमुख रैंक ब्रेकर थ्रू के साथ वह एक रक्तनाशक इरादे को जागृत कर सकता है। इन घातक इरादों की अपनी अलग इच्छाएं थीं, जो विभिन्न रूप धारण करने में सक्षम थीं, फिर भी वे केवल तभी अपने रूप को साकार करती जब वह चांगदाव तलवार को म्यान से बाहर निकालता और जैसे ही वह उसे वापस म्यान में डालता वे गायब हो जाती। खुद पर नजर डालते हुए आरव के मन में चांगदाव की वास्तविक उत्पत्ति और इस सब में उसके परदादा की संलिप्तता के बारे में सवाल उठने लगे। हालांकि उन्होंने फिलहाल उन विचारों को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनके सामने और भी अधिक जरूरी मामले थे। मेरे साथ युद्ध में ध्यान भटकाने का तुम्हें पछतावा होगा, लड़के, केथरा ने दृढ़ निश्चय के साथ चेतावनी दी। लेस देन निम्न स्तरीय मंत्र बवंडर क्रोध ग्रेटर दैन। चुपके से उनके बीच की दूरी कम करते हुए केथरा ने आरव की क्षणिक अचंभे का फायदा उठाते हुए तेजी से उसकी ओर कदम बढ़ाया। सटीक समय का ध्यान रखते हुए उसने आरव के पास एक शक्तिशाली बवंडर का जादू किया और अपनी कलाई को झटका देकर घूमती हुई हवाओं को उसकी ओर भेज दिया। इतने करीब से होने वाले ऐसे हमले के खतरे को देखते हुए आरव के लिए बिना किसी चोट के बच निकलना असंभव लग रहा था। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया, मानो वह किसी प्रकार की युद्ध अवस्था में प्रवेश कर गया हो जहां उसका शरीर सहज प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता था। बिना किसी झिझक के उसने युद्ध की मुद्रा अपना ली, अपनी पूरी आभा को उजागर किया और अपने चांगदाव के चारों ओर लिपटे हुए अपने रक्तमय लबादे के छोर को देखा। आरव कसम खाकर कह सकता था कि लबादे से टकराने के बाद उसे अपने हाथ में तलवार की धड़कन महसूस हुई, जो किसी इंसान के दिल की धड़कन के समान थी। उस क्षण एक ऐसी शक्ति का प्रवाह उसके भीतर प्रवाहित हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये केवल सिस्टम से मिली बढ़ी हुई ताकत या उसके चमकते कवच में किए गए छोटे मोटे सुधार ही नहीं थे। उसके टैटू से जुड़े और उसके चांगदाव के चारों ओर लिपटे हुए लाल रंग के लिबादे से एक अज्ञात ऊर्जा निकल रही थी, जो उसके हथियार और कवच के बीच एक शक्तिशाली अनुनाद संबंध बना रही थी। जैसे ही आरव ने अपनी प्रबल दृढ़ता से प्रेरित होकर तलवार को एक लाल रंग से चमकते हुए देखा, उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अपने चांगदाव को तेजी से घुमाते हुए उसने केथरा के बवंडर जैसे हमले को सहजता से भेद दिया। यह दृश्य देखकर केथरा दंग रह गया, उसकी आंखें मानो सॉकेट से बाहर निकल आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति और अपने उपकरणों से प्राप्त संवर्धन का उपयोग करके विजय प्राप्त कर ली थी। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे देखकर आरव खुद भी अचंभित रह गया। जैसे जैसे बवंडर शांत होते गए और अपने रास्ते में तबाही मचाते चले गए, आरव दृढ़ता से खड़ा रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि न केवल शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि हत्या की भावना ने उसके चीयुक्त हमलों और तलवार की भावना को आपस में मिला दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कहीं अधिक घातक प्रहार हुआ था। आरव ने जल्दी से अपनी कटाना को म्यान में वापस रखते हुए चांगदाव को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और केथरा की ओर खून से लथपथ वारों की एक श्रृंखला चलाई। हमले खतरनाक गति से उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन केथरा ने वायु तत्व की शक्ति का उपयोग करते हुए कुशलतापूर्वक उनसे बचाव किया। अपने शरीर की सुरक्षा को अधिकतम करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद केथरा को कुछ बचे हुए हमलों से मामूली चोटें आईं। वह असमंजस में पड़कर अपने घायल हाथ को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। हर वार को सफलतापूर्वक चकमा देने के बावजूद केथरा के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि आरव एक बार फिर उस पर टूट पड़ा। आरव के भीतर एक नई शक्ति का प्रवाह हुआ और पहली बार उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण का अनुभव हुआ। अपनी पिछली स्थिति के विपरीत, जिसमें उसे लगता था कि उसके हमले बिखरे हुए हैं, उसने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार पर केंद्रित कर दी। जैसे ही उसने नीचे की ओर वार किया, उसकी मांसपेशियां कंपन करती हुई प्रतीत हुई। उसे पूरा यकीन था कि अगर वार सही जगह पर लगा तो वह निर्णायक वार करेगा।
जैसे ही आरव घातक प्रहार करने वाला था, केतरा एक धुंधली आकृति में बदल गई और पलक झपकते ही केतरा के स्थान पर लकड़ी का एक विशाल लट्ठा प्रकट हो गया, जिसके साथ एक पीला ताबीज भी था। बिना किसी झिझक के आरव ने अपना हमला जारी रखा और बड़ी आसानी से लकड़ी के लट्ठे को काट डाला, जिससे वह जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो गया। केतरा कुछ ही दूरी पर फिर से प्रकट हुआ, उसकी गर्दन से खून की एक पतली धार बह रही थी और वह बड़बड़ा रहा था। दांत पीसते हुए उसने आरव से सवाल किया, मैंने उस हमले से जिस तरह से खुद को बचाया, उसके बावजूद तुम उसे नुकसान पहुंचाने में कैसे सक्षम हो? अपने गुरु द्वारा उसके लिए तैयार किए गए जीवन रक्षक ताबीज को खोना उसके लिए एक कड़वी सच्चाई थी। उसके पास केवल दो ही थे और अब एक खो गया था। केतरा जानती थी कि आरव के खिलाफ इस लड़ाई में कोई और गलती उसकी मौत का कारण बन सकती है। अपने चारों ओर एक आवरण की तरह फैली हत्या की मंशा के प्रभाव से थोड़ा प्रभावित होकर आरव ने बेतहाशा उत्साह के साथ बात की। मुझे कैसे पता चलेगा? असल में मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह लड़ पाऊंगी, ये बहुत रोमांचक है। छवि। आरव के शरीर को घेरने वाली उस भावना ने उससे युद्ध में अपनी अधिकतम क्षमता को उजागर करने की अनुमति दी, लेकिन इसने उसकी बढ़ती युद्ध की लालसा को भी बढ़ावा दिया, जिससे वह थोड़ा प्रभावित हुआ। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, केथरा ने कहा। आरव केथरा की ओर दौड़ा, जिसने अंततः दो खंजर निकाले जो दुर्लभ खजानों की तरह चमक रहे थे। केथरा की गति के कारण वो पलक झपकते ही हमले करने में सक्षम था, लेकिन आरव ने सब कुछ नियंत्रण में रखा हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही खंजर आरव की कमर के पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार को थोड़ा नीचे किया और हमले को रोक दिया, जिससे केथरा का संतुलन बिगड़ गया। एक तेज गति से हरकत करते हुए आरव मुड़ा और अपने चांददाव की मूठ से केथरा के चेहरे पर प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। आरव यहीं नहीं रुका, उसने सीधे वार किया, लेकिन केथरा द्वारा आरव को अचंभित करने के लिए तैयार किए गए एक गुप्त हमले हवा के बम से वह वार विफल हो गया। हालांकि आरव की तेज प्रतिक्रिया के कारण वह हवा के बम को रोकने और उसे केथरा की ओर मोड़ने में सक्षम रहा, जिससे वह दूर जा गिरा, जबकि केथरा ने अपनी बाहों को क्रॉस करके खुद को बचा लिया। जैसे जैसे आरव लड़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि वह धीरे धीरे इस भयंकर लड़ाई के अनुकूल होता जा रहा है और अपने चांगदाव का उपयोग करने में बेहतर होता जा रहा है। वह हमेशा इसे एक हाथ से इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर वह वास्तव में इसकी शक्ति को समझना और नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि चांगदाव एक दोधारी तलवार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच जहां आरव खुद का भरपूर आनंद ले रहा था, वहीं उसके कबीले के लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उनमें से सभी एक वास्तविक युद्ध में तीसरे स्तर के जादूगर के सामने टिकने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी सभी क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ा। ये लड़ाई उनके लिए अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुई, जिसके चलते उन्हें टाइटन और लेजियन को भी रोकना पड़ा। आरव को पर्याप्त समय देने के लिए उन्हें एक ऐसी रणनीति का उपयोग करके लड़ना पड़ा जो उसने मौके पर ही तैयार की थी। इस संरचना में अवनी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह बिल्कुल केंद्र में खड़ी होकर सावधानीपूर्वक अपने मंत्रों का प्रयोग कर रही थी। novelfire.com के माध्यम से जुड़े रहें। उन्होंने टीम के प्रयासों में सहायता करने के लिए अतिरिक्त मंत्रों का जाप करके भी टीम को समर्थन प्रदान किया। उसकी रक्षा करने वाली पहली रक्षा पंक्ति में केल्विन और 3 कबीले के सदस्य शामिल थे जो हाल ही में आरव के समूह में शामिल हुए थे। उनकी मुख्य प्राथमिकता संभावित खतरों से बचाव करना और साथ ही सहायता प्रदान करना थी। अवनी को घेरने वाली रक्षा की दूसरी पंक्ति का नेतृत्व टाइटन, लेगियन, अविनाश, नाइट और आथ ने किया। टाइटन और लीजन ने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिससे वे उच्च स्तर के 3 जादूगरों को दूर रख सकें और साथ ही अन्य जादूगरों पर हमला करने और समूह को कुछ राहत प्रदान करने के अवसर भी तलाश सकें। इस बीच अविनाश, आथा और नाइट ने तीसरे स्तर के जादूगरों से निपटने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया, जबकि अवनी ने घातक मंत्रों से उनका समर्थन किया, जिससे जादूगरों को खतरा पैदा हो गया। हालांकि वे सभी जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जल्द ही पराजित हो जाएंगे। वे केवल यही आशा और प्रार्थना कर सकते थे कि आरव लड़ाई को जल्दी समाप्त करने में सक्षम होगा। जब वे बचाव कर रहे थे, तभी अंततः उनकी सुरक्षा पंक्ति तब टूट गई जब कोई व्यक्ति रक्षा की पहली पंक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। समूह ने अभिशाप व्यक्त किया, ये जानते हुए कि केल्विन और अन्य जादूगर शायद उस जादूगर को अवनी तक पहुंचने से रोकने में सक्षम न हो। ये चिंताजनक था, क्योंकि अवनी को आमने सामने की लड़ाई में महारत हासिल नहीं थी।
हालांकि इससे पहले कि जादूगर और करीब पहुंच पाता, टाइटन से थोड़े छोटे 5 बर्फ के गोले जादूगर के शरीर से चिपक गए और उन्होंने लंबे समय बाद पहली बार टाइटन को बोलते हुए सुना, लेस देन निम्न श्रेणी का मंत्र, बर्फ का विस्फोट ग्रेटर दैन। 5 बर्फ के गोलों ने जादूगर के शरीर पर विस्फोट कर दिया, जिससे पूरा इलाका बर्फीले कोहरे से ढक गया। इस भयावह दृश्य को गॉर्डन कबीले के जादूगरों सहित सभी ने देखा। गॉर्डन कबीले के जादूगर अपनी आंखों के सामने जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस जादूगर ने अभी अभी उनकी रक्षा पंक्ति को भेद कर प्रवेश किया था, उसे तुरंत निष्क्रिय कर दिया गया था, और जब बर्फीला कोहरा छटा तो उन्हें उस जादूगर की एक बर्फीली मूर्ति दिखाई दी, जिसके चेहरे पर सजीव भाव जमे हुए थे। मृत्यु के समय भी उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका अंत इस तरह होगा। उसके चेहरे के भाव सदमे और अफसोस को दर्शा रहे थे। केथरा के समूह के जादूगर अब मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक नहीं दिख रहे थे। इस हार ने उनकी मानसिकता को प्रभावित किया था, और गॉर्डन कबीले के लोग गुप्त रूप से यह कामना कर रहे थे कि टाइटन फिर से ऐसे हमले करे ताकि वे अपने सामने आने वाले जादूगरों की एक बड़ी संख्या को खत्म कर सकें। जब उन्होंने टाइटन के चेहरे को देखा तो ये स्पष्ट हो गया कि वह ज्यादा बातचीत करने या ये समझाने वाला व्यक्ति नहीं था कि वह इस तरह के हमले का लगातार उपयोग क्यों नहीं कर सकता। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जब लीजन की मिसाइलें केथरा समूह के मैजिक पाथ मेज द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई जल अवरोधक दीवार से टकरा गईं। इससे अभी भी सदमे में डूबे जादूगरों को एक तरह से होश आया और उन्हें याद दिलाया कि वे अभी भी युद्ध के मैदान के बीच में हैं। मेरी ढाल को तोड़ने के लिए आपको इससे बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जादूगरों ने गर्व से कहा। हालांकि उन सभी को लग रहा था कि उनकी ही एक साथी की मौत लापरवाही के कारण हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे आरव के समूह को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब वे अपने मंत्रों को अधिकतम शक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये बयान लीजन के लिए एक चुनौती जैसा लगा, जिसने हमेशा आरव का सबसे महान गोलेम बनने का प्रयास किया था। शर्त लगाना चाहोगे टाइटन? मैं 3 से भी कम हमलों में उस ढाल को गिरा दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ अभ्यास करोगे। अगर मैं नहीं जीता तो चलो इसे भूल ही जाते हैं, क्योंकि वैसे भी मेरे हारने की संभावना बहुत कम है। लेगियन की रोबोटिक आवाज गूंजी, जिससे अपनी ढाल के बारे में शेखी बघारने वाला जादूगर गुस्से से दांत पीसने लगा। वह इस अपमान से शर्मिंदा था। उसने अभी अभी दावा किया था कि लेगियन काफी कोशिश कर रहा है, और अब लेगियन ने घोषणा कर दी कि वह जादूगर के सबसे घमंडी मंत्र को भी आसानी से तोड़ देगा। और तो और, यह एकमात्र गोलेम से आ रहा था। लेकिन लेगियन ने तिरस्कार का भाव दिखाया, जिससे उसके मन में अविश्वास पैदा हो गया। वह एक तृतीय स्तर का जादूगर, भला रसायन विद्या और मानव शिल्प का परिणाम माने जाने वाले एक साधारण प्राणी के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? नहीं, टाइटन की आवाज गूंज उठी। नहीं, क्या? लेगियन ने सवाल किया, मानो वह टाइटन के शब्दों के पीछे के अर्थ से पूरी तरह अनजान हो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो इस तरह के कमजोर बचाव को एक ही वार में भेद सकता हूं। टाइटन ने आत्मविश्वास से घोषणा की, क्योंकि उसने सहजता से अपने गदा के हैंडल से दूसरे जादूगर के हमले को विफल कर दिया, और फिर तेजी से एक जोरदार प्रहार किया जिससे जादूगर निहत्था हो गया और उसका मंत्रोच्चार रुक गया। उन दोनों गोलेमों को इतनी बेफिक्री से बातें करते देख आथा का गुस्सा मानो उस पर हावी हो गया था, लेकिन केथरा के समूह के जादूगर ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया और टाइटन और लेगियन पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाए। मैच को लेगियन के शब्द चिढ़ाने वाले लगे, लेकिन जिस बात ने वास्तव में उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, वह टाइटन का अत्यधिक अहंकार था। किसी अन्य जादूगर की रचना द्वारा तिरस्कृत किया जाना एक बहुत बड़ा अपमान था। तुम कमीने, भौतिक रूप में संकुचित किए गए बेकार माना के टुकड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? मैं चाहता हूं कि इन्हें इस कदर नष्ट कर दिया जाए कि इनकी पहचान ही न हो सके, ताकि इनके मालिक को ऐसे घिनौने गोलेम बनाने का दर्द महसूस हो। मैच गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन टाइटन का पूरा ध्यान लेजियन पर केंद्रित था, इसलिए उसकी बातें अनसुनी रह गईं। क्या तुम ये करोगे या मुझे करना चाहिए? मुझे लगा था कि तुम खुद को हमारे स्वामी का भाला कहते हो, लेकिन तुम तो लगातार एक घिसे पिटे हथियार की तरह दिखते हो, टाइटन ने ताना मारा। टाइटन की ओर से दिखाई गई इस अप्रत्याशित रुचि ने पूरे समूह को आश्चर्यचकित कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने उससे इस तरह की प्रतिक्रिया देखी थी। चुप रहो और देखो कि यह कैसे किया जाता है, बस मुझे कमियों को भरने में मदद करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी लापरवाही के कारण हमारा मालिक नाराज हो जाए। काश पूरी टुकड़ी यहाँ होती। हमारे स्वामी के मानव साथी इतने अविश्वसनीय हैं।
लेगियन ने गठन से बाहर निकलते हुए और केतरा के समूह की ओर बढ़ते हुए कहा। उसके शब्दों ने आथा, अविनाश, नाइट, अवनी और आरव के समूह में हाल ही में शामिल हुए अन्य जादूगरों के कानों में एक प्रखर दृढ़ संकल्प छोड़ दिया। उस क्षण उन्हें और अधिक मजबूत होने की प्रबल इच्छा महसूस हुई। उन्हें पहले से ही प्रतिभाशाली माना जाता था, क्योंकि वे केवल 15 वर्ष की आयु में ही दूसरे स्तर के जादूगर के क्षेत्र में पहुंच गए थे। हालांकि आरव के साथ रहने के दबाव ने उन्हें एक पल के लिए भी चूक करने और अपनी प्रतिभा के लाभ का आनंद लेने से रोक दिया। फिर भी आरव के गोलेम अपनी क्षमताओं को कमतर आंकते थे, क्योंकि वे लगातार निष्क्रिय रक्षा तक ही सीमित थे। उसे गंभीरता से मत लो, उसे हमेशा आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति के साथ बनाया गया था, इसलिए इस समय आप सभी के लिए उसकी प्रतिभा का मुकाबला करना असंभव है, टाइटन ने आश्वस्त किया। लेकिन टाइटन के सांत्वना भरे शब्दों के बावजूद पूरे गिरोह को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि इससे मदद मिलने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी बीच लेगियन केतरा समूह के अन्य जादूगरों की ओर तेजी से बढ़ा। उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से जादू का जादूगर था, वही जादूगर जो केतरा समूह को किसी भी घातक हमले से बचा रहे थे। जैसे ही उसने हिलना शुरू किया, उसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। समूह युद्ध में सबसे बड़ा खतरा जादुई मार्ग के जादूगरों से ही था, इसलिए उन्हें पहले खत्म करना ही समझदारी भरा कदम था। एक सहज और प्रवाहमय गति के साथ लीजन के कंधे के पैद से अचानक कई चमकदार मिसाइलें निकलीं, जिनका निशाना उस विशाल पारदर्शी जल अवरोध मंत्र पर था, जिसके नीचे केतरा समूह गॉर्डन कबीले के हमलों से बचाव करते हुए आसानी से पीछे हट सकता था। अपनी यात्रा novelfire.com पर जारी रखें। जैसे ही गॉर्डन कबीले के लोगों ने मिसाइलों को हवा में लॉन्च होते और पानी की बाधा की ओर तेजी से बढ़ते देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 5 चमकते तारों की तरह प्रत्येक मिसाइल बहुत ऊपर उठी और फिर अद्वितीय सटीकता के साथ एक ही स्थान पर गिरी। जादू के मार्ग के जादूगर ने भय से भरी आंखों से लेगियन को देखा। चूंकि वह अवरोध को नियंत्रित करता था, इसलिए वह प्रत्येक प्रहार के पीछे की शक्ति को समझता था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि लेगियन एक ही जगह पर कई बार सटीक निशाना कैसे लगा पाया। ऐसा नियंत्रण व्यावहारिक रूप से असंभव लग रहा था। लेकिन मिसाइलों के पीछे की सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग लेगियन की लक्ष्यीकरण प्रणाली की बदौलत ही संभव हो पाई, जिससे प्रत्येक मिसाइल सटीक रूप से अपने लक्ष्य पर भेदने में सक्षम हुई। भयंकर विस्फोट हुए, जिससे जल अवरोधक में दरार पड़ गई और उसकी कमजोरी उजागर हो गई। तेरे की जल्दी करो, सुरक्षा की एक और परत खड़ी करो। जादू के मार्ग के जादूगर ने अपने साथियों को जल्दी से याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने लेगियन की थोड़ी सी भी कमजोरी का फायदा उठाने की क्षमता को कम आंका था। ऊर्जा के एक जबरदस्त प्रवाह के साथ लेगियन ने खुद को हवा में उछाल दिया। उसकी पीठ के पीछे लगे बूस्टर प्रज्वलित होते ही एक शानदार अग्नि में चमक बिखेरने लगे। बूस्टर से लयबद्ध गूंज निकल रही थी और वे लपटें उगल रहे थे, जिससे लीजन असाधारण गति और फुर्ती के साथ हवा में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही लेगियन अपनी चढ़ाई के शिखर पर पहुंचा, ऐसा लगा मानो वह क्षण भर के लिए रुक गया हो, घातक इरादे से तल्लीन हो। फिर एक तेज और सोची समझी चाल से वह आगे की ओर झपटा और अपने लेजर भाले को लहराया। भाले के आकार का हथियार तीव्र केंद्रित ऊर्जा से चमक रहा था, मानो विनाशकारी बल को उजागर करने के लिए तैयार हो। छवि लेजर भाला हवा को चीरता हुआ निकला, अपने पीछे प्रकाश की एक खतरनाक लकीर छोड़ गया। एक जोरदार टक्कर के साथ यह अपने सामने पहले से ही दरार पड़ रही जल अवरोधक से टकराया, जिससे वह इस तरह चकनाचूर हो गया मानो वह नाजुक कांच का बना हो। अरे नहीं! जादू के मार्ग के जादूगर ने सदमे में बुदबुदाया। उसने लेजियन और टाइटन को केवल गोलेम समझकर नीचा समझा था, लेकिन उस क्षण उसने लेजियन के भाले के हमले को आते हुए देखा और उसे यकीन था कि वे इससे बिना किसी नुकसान के नहीं बच पाएंगे। जैसे ही लीजन ने उनकी सुरक्षा को भेद दिया, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गोलेम को बहुत कम आंका था। यह एक धोखेबाज था जो एक हानिरहित भेड़ होने का दिखावा कर रहा था, जबकि वह भेस में एक शक्तिशाली भेड़िया था जिसे कमजोर गॉर्डन कबीले के लोगों के कारण बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेगियन ने अपनी भाले की नोक से अपने सबसे नजदीक मौजूद 2 जादूगरों को तुरंत मार गिराया। वह पूरी तरह से जानता था कि उनसे युद्ध करने से लड़ाई केवल लंबी ही खींचेगी। उन्हें इस तरह की लंबी झड़प में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इससे वे जल्दी ही घिर जाते और उनका मुख्य मिशन खतरे में पड़ जाता। उसका उद्देश्य उनकी टुकड़ी में घुसपैठ करना और केथरा के मैजिक पाथ मेज के समूह को खत्म करना था। novelfire.com पर नई कहानियों का अनुभव करें। उसके और टाइटन के बीच होने वाली तमाम नोकझोंक और मजाक का एक मकसद था, जादूगर को उकसाकर उसकी कमजोरी उजागर करवाना।
उनकी शर्त भी महज एक मजाक मात्र थी, उन्होंने जो जटिल योजना बनाई थी वह उन्हीं के लिए अनूठी थी। इससे गॉर्डन के समूह को आश्चर्य हुआ, क्योंकि टाइटन अपने मालिक आरव के अलावा शायद ही कभी किसी और से बातचीत करता था। एक तेज गति से लेगियन ने अपने भाले के दंडों को दोनों जादूगरों के सिर पर प्रहार किया, जिससे वे अपना ध्यान खो बैठे। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी दौड़ फिर से शुरू कर दी, साथ ही अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और अपने दाहिने हाथ की ओर संपीड़ित माना बुलेट छोड़ी। गोलियों ने आक्रमणकारी जादूगरों को उस तक पहुंचने से रोक दिया और लक्षित जादूगर तक पहुंचने के उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी, लेकिन लेगियन किसी को भी अपनी प्रगति में बाधा डालने की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेस देन निम्न श्रेणी का मंत्र उग्र लहर ग्रेटर दैन। मूसलाधार बारिश लेगियन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसने इसे अपने ऊपर हमला करने का एक व्यर्थ प्रयास माना। वह किसी भी हालत में पानी की एक साधारण लहर से धोखा नहीं खा सकता था। विशाल झरना जोर से टकराया, यहां तक कि केथरा समूह के जादूगरों को भी पीछे धकेल दिया, जिससे उग्र जल की अपार शक्ति का प्रदर्शन हुआ। हालांकि लेजियन उस प्रचंड जलप्रपात से अप्रभावित रहा। मुस्कुराते हुए वह हवा में तैरने लगा और उसने अपने बूस्टर को एक बार फिर सक्रिय कर दिया। उसने न केवल पीछे के बूस्टर का उपयोग किया, बल्कि अपने पैरों के नीचे वाले बूस्टर को भी सक्रिय कर दिया। उसने अपनी छाती पर जड़े छोटे माना कोर पर एक नजर डाली और गुस्से की एक लहर महसूस की। ये कोर उस शक्ति का प्रतीक था जो उसने आरव की सहायता से ग्रेट बीस्ट क्रिस्टल पत्थरों को खाकर प्राप्त की थी, जिससे वह एक रोबोटिक गोलेम में विकसित हो सका। ये लीजन के व्यक्तिगत ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता था और वह महसूस कर सकता था कि उसके ऊर्जा स्तर खतरनाक रूप से कम हो गए थे। ऊर्जा स्तर में 35% से नीचे गिर जाने की स्थिति का सामना करना लीजन के लिए अभूतपूर्व था। आमतौर पर वह अपने भंडार को फिर से भरने के लिए आसपास की माना ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। हालांकि ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि उसे अपनी ऊर्जा की खपत की भरपाई करने का कोई अवसर नहीं मिला। लेस देन निम्न श्रेणी का मंत्र जल सर्प ग्रेटर दैन। जिस जादूगर के बारे में लेगियन का मानना था कि उसने हार मान ली है, उसने अप्रत्याशित रूप से एक और जादू किया जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि जब लेगियन की रोबोटिक और विश्लेषणात्मक आंखों ने जादूगर के चेहरे पर दिख रही मुस्कान को देखा, तो वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगा मानो उसके अंदर एक छोटी सी चेतावनी बज उठी हो, जो ये संकेत दे रही हो कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। लेस देन निम्न श्रेणी का मंत्र जल गोला ग्रेटर दैन। लेस देन मंत्र संयोजन जल अजगर का क्रोध ग्रेटर दैन। जैसे ही जादूगर ने मंत्रों को संयोजित किया, उग्र लहरों के कुंड में गिरे छोटे जल सर्प अचानक ऊपर की ओर उछले और दृष्टि से गायब हो गए। उनकी जगह पर 3 विशालकाय जलीय सांप खड़े थे, जिनमें से एक ने सजीव दिखने की कोशिश में चीख निकाली। लेगियन अभी भी हवा में लटका हुआ था, तभी पानी के सांप उसकी ओर तेजी से बढ़े। इससे पहले कि लेगियन हमले से बच पाता, एक लंबी पूंछ ने उसे बाईं ओर से जोरदार टक्कर मारी। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपना भाला ऊपर की ओर घुमाया, जिससे गर्म ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने पानी के सांप की पूंछ को चीर दिया। हालांकि लेगियन ने मैजिक पाथ मेज के नियंत्रण को कम करके आंका था, जो पहले ही टियर 3 मेज क्षेत्र में पहुंच चुका था। जैसे ही लेगियन ने अपनी पीठ पर एक जबरदस्त बल महसूस किया, उसे बलपूर्वक पानी में पटक दिया गया। अपने सामने मौजूद 2 जलीय सांपों पर ध्यान केंद्रित करने में खोए हुए लेगियन उस समय अचंभित रह गए जब तीसरे सांप ने उनकी नजर से ओझल जगह से उन पर हमला कर दिया। नवनिर्मित जलमंडल के बाहर गॉर्डन जादूगर असमंजस में देख रहे थे। लेगियन और केथरा समूह के जादूगर दोनों अब विशाल जल अवरोध के भीतर फंस गए थे, जिसमें उग्र जल की न्यूनतम मात्रा थी, जिससे ये समुद्र के एक छोटे बंद हिस्से जैसा दिखता था। अब उनकी मुख्य चिंता ये थी कि इस युद्ध क्षेत्र में केथरा समूह के मैजिक पाथ मेज को भारी फायदा मिल रहा था। धत्तेरे की, उस बेवकूफ को मुझे बता देना चाहिए था कि वह पानी को संभाल नहीं सकता। कितना बेवकूफ है वो। टाइटन ने कुंठा भरी, उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी क्योंकि उसने अपना बायां हाथ उस विशाल जलगोले पर रखा था जिसमें लेगियन कैद था। जैसे ही उसने संपर्क किया, बर्फ तेजी से गोले पर फैल गई। बर्फ के फैलाव से संतुष्ट होकर टाइटन ने अपना हाथ घुमाया। दरार, अत्यधिक बल के साथ उनके गदा ने अवरोध पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत चकनाचूर हो गया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि केवल घुमाव से उत्पन्न हवा ने ही गदा के संपर्क में आने से पहले उसे कमजोर करना शुरू कर दिया था। केथरा समूह के जादूगरों को भी कैद करने वाला जल गोला फट गया, जिससे वे खांसने और सांस लेने के लिए हौंफने लगे। तेजी से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होने के कारण वे खुद को बचाने में असमर्थ रहे।
जैसे ही पानी छंट गया, उग्र लहर भी थम गई और लेगियन को रोके हुए विशालकाय सांप वापस आने रहे छोटे सांपों में बदल गए। अराजकता का फायदा उठाते हुए लेजियन ने आसानी से उनकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारी गंदगी भी साफ करनी पड़ेगी? उस मूर्ख जादूगर को पकड़ो। टाइटन ने लेजियन पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जाहिर तौर पर वह इस स्थिति से चिढ़ गया था। उसने अपना भाला आगे बढ़ाया और यद्यपि उसके और दूसरे जादूगर के बीच काफी दूरी थी, फिर भी हथियार से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण निकली और भागने की कोशिश कर रहे जादूगर की पीठ को सीधे भेद गई। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी हालत अज्ञात है। लेगियन के रोबोटिक चेहरे पर शिकन आ गई क्योंकि वह अपने आसपास से माना ऊर्जा को अवशोषित करने की बेताब कोशिश कर रहा था। तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? इन्हें बांध दो, या क्या तुम हमसे गोलेमों से सब कुछ करवाने की उम्मीद करते हो? ऊर्जा के खतरनाक रूप से कम हो जाने के बाद अपनी ही कमजोरी पर शर्मिंदा महसूस करते हुए लेगियन ने कहा। छवि, मैं आपका आभारी हूं, लेगियन ने टाइटन से कहा, जिसके जवाब में टाइटन ने केवल बड़बड़ाहट की। गॉर्डन के जादूगरों ने तुरंत केथरा समूह के कमजोर जादूगरों को काबू में कर लिया। फिर उसने आरव की लड़ाई देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे पता चला कि वह पहले ही समाप्त हो चुकी थी। आरव ने अपने लोहे के ब्रेसेस वापस पहन लिए थे, लेकिन आर्किन लॉक का मुकुट अभी भी उसके सिर पर मजबूती से टिका हुआ था। आथा ने इलाके का सर्वेक्षण किया, लेकिन वह केथरा का शव ढूंढने में असमर्थ रहा। जब उसने अपना ध्यान वापस आरव की ओर मोड़ा, जिसने आखिरकार अपना कवच वापस पा लिया था, तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। केथरा कहाँ है? आथा ने पूछा। वह भाग गया, आरव ने जवाब दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह भाग गया? आथा ने उलझन में अपना हाथ फैलाते हुए पूछा। क्या तुम्हें पता है उसके पास कितने अजीब ताबीज और जीवन रक्षक उपकरण हैं? उसके पास एक तरकीब थी, और जब मुझे पता नहीं चला तो वह एक ऐसे उपकरण के साथ भाग गया जिससे उसकी पवन शक्तियां बढ़ गईं। मैं उसे पकड़ने में असमर्थ था। आखिर मैं तो सिर्फ एक दूसरे स्तर का जादूगर हूं, आरव ने असहाय भाव से बाहें फैलाते हुए कहा, और आथा ने आह भरी। ठीक है, चलो जेम्स से पूछते हैं कि आगे क्या होगा और क्या इस धोखेबाज को बेनकाब करने के लिए कोई कानूनी परिणाम होंगे, अवनी ने सुझाव दिया, और आरव ने सहमति में सिर हिलाया। क्योंकि वह केथरा को मारने में सक्षम नहीं था, इसलिए आरव को अगले 24 घंटों तक आर्किन लॉक क्राउन पहनना पड़ा और उसे अपने माना पूल तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया गया। गॉर्डन के जादूगरों ने आरव की छाती पर एक गहरा घाव देखा, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात न करने का फैसला किया क्योंकि आरव ने खुद इसका जिक्र नहीं किया था। उसकी खून बहाने की मंशा घाव को ढकती हुई प्रतीत हुई, और इससे पहले कि आरव पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि उसका घाव धीरे धीरे भर रहा है, मानो कोई उसे सिल रहा हो। जैसे जैसे उसका घाव धीरे धीरे ठीक होता गया, आरव को एहसास हुआ कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी है। ब्लड चांगदाव का उपयोग करके की गई पिछली हत्याओं से विकसित हुई उसकी रक्तनाशक भावना धीरे धीरे कम होती जा रही थी, हर गुजरते पल के साथ सिकुड़ती जा रही थी। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि यह अंततः गायब हो जाएगा, लेकिन इसकी उपचार शक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। रक्त संहारक के रूप में उसने जो रक्तनाशक प्रवृत्ति प्राप्त की थी, वह उसके द्वारा अनुभव की गई सामान्य प्रवृत्तियों से भिन्न प्रतीत होती थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने हाल ही में ब्लेड की प्रवृत्ति को समझा था, जिसने उसकी ब्लेड तकनीकों और घातकता को और बढ़ा दिया था।